हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वांटम चल रहा था उसका थर्ड लेक्चर है क्वांटम का। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्वांटम डिवाइड में चलेगा और थोड़ा बड़ा है क्वांटम, और क्वांटम के जितने क्वेश्चंस करके चलेंगे ना हम लोग उतना अच्छा है। ये लेक्चर ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ है, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। इसमें एक लेक्चर और मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना वो सबसे पहले टैली कर लेना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो एनसीईआरटी का। तो थोड़ा सा आपके पास ये भी रहेगा कि हाँ सर एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें आते हैं, और उनमें थोड़ा सा डिटेल वाइज आपको ये भी रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ये सोच के चलना है कि भाई मेरे को जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों तरफ से आपको नोटबुक में भी करने हैं, और अगर सॉल्व आपके पास है एनसीईआरटी, मतलब कोई प्रदीप है, जेआरबी है जिसमें दिया हुआ है, वहाँ से उन प्रॉब्लम्स को एक बार टैली जरूर कर लेना, क्योंकि आगे यूटी में तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से नहीं है। हालांकि अगर हम लोग इसको टैली करके चलते हैं तो ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ ही चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पोर्शन बचता है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का। उसके बारे में मैं जैसे आता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी आता है, और वो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा हायर क्लासेस में ज़्यादा पूछा जाता है बजाय यहाँ के, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा भी लेट लिया था, उसको बताया नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा उसके रिजल्ट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि उसके रिजल्ट क्या क्या थे, किन किन रिजल्ट को लेके हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। तो क्वांटम में जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ लिया था कि भाई आपके पास क्वांटम नंबर क्या है, कि एन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एल आपके पास एम की वैल्यू थी, सॉरी एल की वैल्यू थी, आपके पास सबसेल थे, राइट, और आपके पास ऑर्बिटल थे। तो एन की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी। तो एल की वैल्यू क्या ले रहे थे हम लोग, n-1 करके लेके चलते थे। तो वो क्या थे आपके पास 0 1 2 3 4 5, और इसीलिए हमने सबसेल डेजिग्नेट किया था। तो एस पी डी एफ जी एच। फिर आपने कहा था कि सर नंबर ऑफ, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, ऑर्बिटल की बात करते हो, चलो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपने कहा था सर मैक्सिमम 2 6 10 14 18 और 22। जबकि आपने ऑर्बिटल्स की जब बात की थी तो ऑर्बिटल्स में हमने आपसे जिक्र कर दिया था कि इसमें 1 3 5 7 9 और 11 होंगे। तो ये जस्ट टेबल बनी थी, इसी टेबल पे लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्वांटम में बनेंगे ना वो एक्चुअल में आपके पास इससे मिल जाएंगे, कि इनसे बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आने। जो इस टेबल को जानता है, इस टेबल को जिसको बनाना आता है, वो इन क्वेश्चंस को इजीली टैली कर सकता है, इजीली बता सकता है कि सर हाँ अब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो सारी बातें आपके पास यहाँ से निकल के आ जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको PDF MCQ की भी दे दी थी आपके पास। तो जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसमें 2-2 4-4 MCQ आपको गिवन है, तो उन MCQ को जरूर टैली कीजिएगा। ठीक है, तो अभी टेस्ट है तो MCQ प्लस में थ्योरेटिकल, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको देना जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबको देना जरूरी तो तब होगा क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस किए होंगे ऑलरेडी पहले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। एनीवेज ये डाटा जो था, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बात करने वाले हैं, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने आपके पास s ऑर्बिटल की बात की, p ऑर्बिटल की बात की, d ऑर्बिटल की बात की। अब हम लोग की बात करेंगे किसकी, कहता है आपके पास शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं s ऑर्बिटल। सर अगर s ऑर्बिटल की आप शेप की बात करते हो कि s ऑर्बिटल्स हमारे पास है, और s ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर टैली करें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट वेव इक्वेशन थी जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट थे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक साई था, यहाँ r लेके चलेंगे और यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट होगा किसका, r, जो आपके पास रेडियस को डिपेंड कर रहा था। तो मान लीजिए अगर हम लोग अभी वो लिखेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करता हूँ फर्स्ट सेल के लिए, तो 1s का जो ग्राफ है आपके पास वो आपके पास जनरली किस तरह से आता है, तो 1s का ग्राफ जो आपके पास होगा वो इस तरह से होगा। तो जितने ग्राफ आपको ना इसमें गिवन है तो वो एक्चुअल में ये ग्राफ थोड़ा सा टैली करने वाले ग्राफ है, याद करने वाले ग्राफ है, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो। अगर सिमिलर केस आप लेते हो कि सर मान लीजिए हमारे पास हम लोग 2s के लिए ले रहे हैं ग्राफ, आपके पास वही साई r की बात करेंगे और r की बात करेंगे, तो आपके पास ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आगे चल के आपको क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। नोड क्या होता है, जहाँ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये भी मैं दिखा दूंगा आपको, आप थोड़ा ग्राफिकल के बारे में समझ लीजिए कि अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो ग्राफ किसके बारे में है, तो ये कोऑर्डिनेट वेव इक्वेशन पढ़ेंगे जो हमारे, क्योंकि हमने जब एटम को 3 डायमेंशनल बताया था तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कोऑर्डिनेट पे
इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग है उसके बारे में बताने के लिए हमने इस ग्राफ का जिक्र किया था। तो सिमिलर केस अगर आप 1s की बात करते हो या 2s की बात करते हो कि सर अगर हमने 2s के लिए लिया तो 2s के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। 1s के लिए अगर बात करते हो कि सर हमारे पास क्या हो, इसी का साइड स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट किया था वहाँ पे। तो अगर इसका लिए ग्राफ की बात करता है तो इसका ग्राफ भी आपके पास कैसा आएगा, 1s का सिमिलर ग्राफ होगा आपके पास, इसी तरह का ग्राफ होगा 1s के लिए। और सिमिलर केस अगर हम लोग किसके लिए लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए है, अगर आप साइन आर स्क्वायर की बात करोगे तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो आपके पास क्या आएगा, तो वो आपके पास जनरली क्या होगा, उसको हम लोग इस तरह से आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बेसिकली है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोड बोलेंगे, जहाँ वो कॉन्साइड कर रहा हो। जिस भी ग्राफ में अगर वो कॉन्साइड करता है तो जनरली उसको बोला जाएगा नोड। चलिए हम लोग देखते हैं पहले नोड है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से जिक्र करते हैं एस ऑर्बिटल। भाई ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि सर सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरह से क्लाउड के फॉर्म में यहाँ पे होंगे, राइट। क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपको स्पेसिफिक हमें तो पता नहीं है कि भाई ऑर्बिटल में कहाँ होंगे। भी हमने जो सर्कुलर ऑर्बिट बनाया वो आपके पास इस तरह से बनाया। अब वो इलेक्ट्रॉन आपके पास कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके पास यहाँ भी हो सकते हैं, 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 यहाँ भी हो सकते हैं। तो हमने इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से कैलकुलेट किया। जो आगे चल के जैसे लाइक ये इस तरह से है, जैसे आपने पंखा देखा है, पंखे की तीनों पंखड़ियाँ देखिए, अगर हम उसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो क्या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक पंखड़ी की पोजीशन कहाँ पे है, नहीं कर सकते। अगर उसको घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट होता है, लाइक आपके पास इस तरह से एक सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एस ऑर्बिटल का। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होगी सर वो आपके पास क्या होगी, तो आप जिक्र करोगे सर स्फेरिकल उसकी क्या होती है, शेप होती है। क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, राइट। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो आपके पास क्या होती है, स्फेरिकल होती है। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल होती है, याद रह जाएगा। एस ऑर्बिटल की शेप आपके पास क्या होगी, स्फेरिकल होगी। एनीवेज आगे देखिए, अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो एस ऑर्बिटल के बारे में बात है। तो हम बात कर रहे थे नोड की। देखिए बच्चों, नोड आपके पास क्या होगा, अगर आप नोड का जिक्र करते हो तो मैं आपको नोड दिखाता हूँ कि भाई ये आपके पास न्यूक्लियस, यहाँ पर ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन मिलते कहाँ हैं, एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, व्हाटएवर कहीं भी आप रख सकते हो जहाँ आपको लगता है कि भाई ये सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट करेगा यहाँ पे। क्या आपने इलेक्ट्रॉन को इस रेंज में रखा, इस रीजन में रखा, नहीं रखा ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो खाली जगह देख रहे हो ना, दैट इज नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। नोड आपसे कोई पूछता है, नोड पूछता है, नोडल सरफेस पूछता है, नोडल प्लेन पूछता है, तो आप सिर्फ उसको ये बताइए कि सर जहाँ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या हो जाए, एक्चुअल में जीरो हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नोड। तो नोड का अगर आपको निकालना हो कि हाउ टू कैलकुलेट नोड, कि सर नोड कैसे निकालेंगे, तो n माइनस एल माइनस 1 ये इसका फार्मूला होगा। n आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स हो गए, l आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि आपके पास s है, p है, ये भी हम लोग डेजिग्नेट करके आ चुके हैं। 0 होगा तो s होगा, 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है। तो यहाँ से आप लोग इसको बता सकते हैं कि सर हम लोग नंबर ऑफ नोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 1s में नोड बताइए, तो आपको पता लगा अगर 1s में नोड फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, 0, और m की वैल्यू सॉरी आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो टोटल कितने होंगे आपके पास, 0। तो नंबर ऑफ नोड 1s में क्या होंगे, 0। आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सर आपके पास मान लीजिए 3p में नोड ले लें, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 1, l की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1, ठीक है। सॉरी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ नोड आपके पास कितने हो गए, 1। पहली बात आपको याद रखना है, हालांकि अभी आगे चल के डिस्कस करूंगा, 1s 2p 3d और 4f अगर आपको कहीं मिल जाए तो याद रखना इसमें नंबर ऑफ नोड हमेशा कितने होते हैं, 0। नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, 0। पहली बात, नोड क्या है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 1s 2p 3d और 4f इसको इस फार्मूले में रख के देख लीजिए, सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ नोड यहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे, याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे अगर आप डिस्कस करते हो कि सर अगर हम लोग आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, नोड्स में ही हम लोग आगे चलते हैं, नोड्स के बजाय ऑर्बिटल्स में आगे चलते हैं, तो हमारे पास आता है p ऑर्बिटल, कि सर p ऑर्बिटल की जनरल शेप आपके पास क्या थी, p ऑर्बिटल।
तो देखिए हमारे पास जर्नल क्या था कि हमने इसको इस फॉर्म में दो पार्ट में क्लाउड में डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया और एक आपके पास ये हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दैट सर्कुलर ऑर्बिट, यानी अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलावा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास किस तरह के लोब्स क्रिएट करेगा, ये लोब्स क्रिएट करेगा आपके पास डम्बल शेप। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस ले लेंगे और आपके पास जेड एक्सिस ले लेंगे, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो लोब्स आपको जो दिख रहे हैं वो क्लाउड कैसे आ रहा है, ये आपके पास क्लाउड आ रहा है ऐसा, इसको हम लोग लोब्स बोल रहे हैं, राइट। ये हमारे पास लोब्स आ रहे हैं। तो हमने जब इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो आप देख सकते हो एक बैलून नहीं होता, बैलून को जब हम लोग भर देते हैं तो उसको ना ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए, बीच में से ट्विस्ट कर देंगे तो लाइक दिस, इस तरह से आपके पास बनेगा। हमने इसकी शक्ल बिगाड़ के थोड़ी सी कैसे कर दी, ऐसे कर दी, दैट इज डम्बल शेप। क्या बोलेंगे इसको, डम्बल शेप। तो ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग होंगे। अगर मैं एक ही एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दूं तो दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या करेंगे जेड एक्सिस। हम लोग तीनों एक्सिस के लिए ले लेते हैं। जैसे हमने आपके पास वाई एक्सिस के लिए ले रखा है, ये लो आपके पास जेड एक्सिस के लिए ले लिया और ये क्या कर दिया एक्स एक्सिस के लिए ले लिया। बस समझ में आ गई। तो तीनों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर सिंगल आप दिखाना चाहते हो कि सर हम लोग तो सिर्फ आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज डम्बल शेप। आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर अराउंड द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो दैट इज पी एक्स, इसको क्या बोलेंगे आपके पास पी एक्स। तो पी एक्स ऑर्बिटल की शेप आपके पास क्या होगी, कुछ इस टाइप की होगी। पी एक्स ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, कुछ इस टाइप की होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वही जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस, याद रह जाएगा। ये आपके पास यहाँ रख सकते हो पॉजिटिव नोट, यहाँ रख सकते हो नेगेटिव। सिमिलर केस अगर आप लेके चलते हो सर, ऐसे ही हम लोग केस यहाँ ले लें कि अगर हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम लोग वाई एक्सिस के अलाउम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आपके पास, वाई एक्सिस के अलाउम। तो वाई एक्सिस के अलावा अगर आप दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वाई एक्सिस क्या है, ये है, तो दैट इज वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा पी वाई। अगर सिमिलर केस आप जेड एक्सिस के लिए दिखा रहे हो तो जेड एक्सिस के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, दिस केस इज, तो पी जेड दैट इज पी वाई एंड दैट इज पी एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज डम्बल शेप। क्या होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास, डम्बल शेप। कि सर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कि ये हमारे पास डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप। इसको हम लोग यूज करेंगे डम्बल शेप के अंदर। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि सर हम लोग अगर डम्बल शेप देख रहे हैं तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये आपके पास है, ये एक्चुअल होता है, ये आपके पास इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया हुआ है। ये जनरल है जो इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा। तो आप बता सकते हो सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डम्बल शेप। अगर आप सिमिलर केस किसकी बात करते हो, डी ऑर्बिटल की बात करते हो, तो डी ऑर्बिटल में भी आपने 5 ऑर्बिटल दिखाए थे। तो हमने वहां जिक्र किया था कि ये आपके पास क्या देंगे, डबल डम्बल देंगे। क्या देंगे आपके पास, डबल डम्बल देंगे। तो डी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर डी ऑर्बिटल की वैल्यू, तो एन की वैल्यू हमारे पास कुछ भी थी, बट एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 की। एम की कितनी थी, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये हमारे पास कुल मिला के 5 ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे थे, याद है। बताओ, आपने इसको अलग अलग नाम दिया था। आपने नाम दिया था आपके पास क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल थे हमारे पास अलग अलग। बस समझ में आ गई। तो इन 5 ऑर्बिटल की भी शेप है। इसमें सिर्फ आपके पास एक जेड स्क्वायर को तो हम लोग इस तरह से रखेंगे, ये बात याद रखना कि जेड और इसको दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखाओगे। ये आपके पास जो शेप होगी ये किसकी होगी, आपके पास डी जेड स्क्वायर की होगी। किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की होगी। किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, जिसको हम लोग डोनट शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, डोनट शेप। तो यहाँ भी हम लोग इसका जिक्र कर सकते हैं कि भाई डी जेड स्क्वायर का तो एक ही आपके पास अलग मिलेगा, बाकी इनके जो लगभग है वो आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे। जैसे अगर इसको हम लोग 3D के अंदर देखेंगे तो एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कौन सा एक्सेस की बात कर रहा है। तो हम लोग एक्सेस जो मिसिंग है उसको छोड़ देंगे, बाकी उसी प्लेन के अंदर आप उसको कंसिडर कर सकते हो। सर आपके पास वाई जेड प्लेन में है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स जेड में बात कर रहा है तो एक्स जेड में कौन से होंगे, वाई जेड में बात कर रहा है तो वाई जेड में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक्स जेड की या एक्स वाई की, तो दैट इज एक्स एंड वाई। तो इसको हम लोग डी एक्स वाई लेके चलेंगे। सिमिलर ऐसे केस आपके पास यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट चेंज करते जाइए, शेप आपके पास क्या हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं आपके पास डबल डम्बल। क्या बोलते हैं, डबल डम्बल। बात समझ में आ गई।
तो डबल डंबल शेप आपके पास क्या हो जाएगी, जनरली डी ब्लॉक की है, उसके अंदर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, डी जेड स्क्वायर आपके पास डोनट शेप क्रिएट करेगा, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, ये पांचों के पांच आपके पास इसी तरह से डबल डंबल क्रिएट करेंगे। इसी तरह से क्या क्रिएट करेंगे, डबल डंबल। तो आपको शेप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बुक से या नोट से या जैसे भी आप टैली करना चाहते हो उससे टैली करके एक्चुअल शेप जो है आपके पास उसको राइट डाउन करोगे बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, ताकि आपको विजुलाइज रहे कि हमें याद रहे, क्योंकि पर बनाने से आपको याद रह जाएगा कि कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सेस, जैसे ये तो इसी एक्सेस के अलॉन्ग आएगा। बात समझ में आ गई। वाई एक्सेस की बात करोगे तो एक कोऑर्डिनेट और ले रहे हैं तो इसके नीचे भी आएगा, तो वो 3D के अंदर दिखता है आपके पास, 2D प्लेन में हम लोग जनरली इसको विजुलाइज नहीं कर पाते, ये वाली बात हो रही है इस तरह से। तो ये सिर्फ इसी प्लेन में नजर आ रहा है, इसके अंदर नहीं है। तो ये वाला सिस्टम आपको टैली करके चलना है। ऐसे ही सिमिलर अगर आप एफ ब्लॉक की बात करते हो तो एफ ब्लॉक के जनरली हम लोग क्या करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं। क्या बताते हैं, लीफ लाइक। तो ये तीनों के तीनों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सही आपके पास एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, इन सब के आपके पास स्ट्रक्चर पहले कॉपी में नोट करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। समझ में आ गया। अब चलिए अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी के अंदर आपके पास अगर आपके पास देखिए नोड निकालना है तो नोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि भाई अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हैं, कि भाई नंबर ऑफ नोड अगर आपको निकालने हैं तो आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, n-l-1, ये नोट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ नोड किसी भी ऑर्बिटल की बात करोगे तो अगर यहाँ पर आपके पास क्या निकालना पड़ जाए, एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल, क्या निकालना पड़ जाए, एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है L। जो L की वैल्यू होगी वही आपके पास एंगुलर नोड होंगे, उसमें हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना पड़ जाए एनी ऑर्बिटल, क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल, ये फार्मूला सब याद रखेंगे, इसको कोई भूलेगा नहीं, n-1, क्या बोल रहा हूँ, n-1। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लेके चलनी है कि सर हमारे पास n-1 क्या है, l-1 क्या है। तो ये वाले फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग शुरू से पढ़ के आए हैं। आगे जाके क्वेश्चन जब करोगे तब पता लगेगा कि नोड के फॉर्मूले कहाँ यूज़ करने हैं कहाँ नहीं। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मार दिया सर नोड निकाल दिया। नोड का मतलब फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0। ये ऑर्बिटल के शेप सिर्फ बताई इसलिए जाती है ताकि नोड क्लियर हो जाए, और बाकी आगे जब इसके हम लोग बॉन्ड वगैरह बनाते हैं तब जिक्र होता है ऑर्बिटल की शेप का। तो आगे आपके पास क्या है, देखिए अगर आगे जिक्र करते हो तो आगे आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। किसी का एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी फीलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, किसकी, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं आपके पास फीलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। ये बड़ा मेजर कंसेप्ट है, ये पढ़ना हमारे को जरूरी था क्योंकि इसी के बिहाफ पे सारा आपके पास जो हम लोग 1s 2s ले रहे हैं, हालांकि पहले बताना था, चलो फिर भी ये कोई बात नहीं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ जिक्र कर सकते हैं। तो यहाँ एक रूल आता है आपके पास, आउ बाउ रूल, क्या बोलते हैं इसको, आउ बाउ रूल या आउ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए ये है क्या, अब ये प्रिंसिपल ये सब कुछ डिसाइड करता है कि अगर हम लोग किसी ऑर्बिटल की फीलिंग करते हैं, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को, जैसे किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। तो इसके लिए हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, अबो का मतलब एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है जनरली आपके पास बिल्डिंग अप। क्या होता है इसका मतलब, बिल्डिंग अप। तो इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये बिल्डिंग अप क्या है। यहाँ से हम लोग अगर बिल्डिंग अप की बात करते हैं तो बिल्डिंग अप का मतलब जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर आगे जाना है 2p 3p 4p 5p 6p 7p, दैट इज 3d 4d 5d 6d 4f एंड 5f, ठीक है। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया हो तो क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ इसमें, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहाँ पर 1p क्यों नहीं लिया, 1p क्यों नहीं लिया, या आपके पास कह सकते हो कि भाई सर आपने 3d लिया 2d क्यों नहीं लिया। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती, n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल
नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग 1p और जो आपके पास ये 2d इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर बात करते हैं सर 7 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स है वो कितने हैं आपके पास 7 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो 118 के आसपास आपके पास एलिमेंट है, कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके क्या अगर हम लोग यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही पहुँच जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहीं तक लेके चलते हैं, क्योंकि आगे भी चलते हैं तो फिर हम लोग आगे नया भी इसमें लिखते हैं। कैसे फिल किए जाते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे 1s को, ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम लोग फिल करेंगे आपके पास 2s को, फिर 2p 3s को, फिर 3p 4s को, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d this, फिर this, फिर this। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ से चलना है आपके पास किस तरह से, यूं फिर यूं आना है, ये आपके पास पाथ है। यहाँ से चलोगे, यहाँ से यूं फिर यूं आना है, दैट इज पाथ। बस समझ में आ गई। यानी पहले आपको भरना है 1s, दैट इज 2s, फिर 2p, फिर आपके पास क्या आ रहा है 3s, फिर आपके पास क्या आ रहा है 3s के बाद दैट इज 3p, फिर आपके पास क्या आ रहा है 4s, फिर आपके पास क्या आ रहा है 3d। तो इनको कंसिडर करके चलना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मेजर पॉइंट। ये हमारे पास मेजर पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। यानी आपको सबसे पहले कुछ आए चाहे ना आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए क्वांटम करने से पहले, ताकि आप इसके जब क्वेश्चंस करो तो एक्चुअल में पता लग जाए कि सर हमें क्या पढ़ रहे थे, समझ में आ गया। तो इसको जब सीक्वेंस से अरेंज करते हैं तो हमारे पास पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ऐसे याद रखना। आपने सर्कुलर ऑर्बिट बनाए थे, आपको पता है कि ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। तो आपको पता है इसमें s होता है, sp होता है, spd होता है, spdf होता है। तो देखिए आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि सर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले किस में जाएगा 1s में, फिर 2s 2p में, फिर 3s 3p 3d के अंदर, फिर 4s, राइट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इसको टैली कर सकते हो। एक आपके पास यहाँ रूल आएगा आपके पास क्या, n+l रूल, n+l रूल। तो ये एनर्जी लेवल रूल है। यानी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए 3d की एनर्जी ज्यादा या 4s की एनर्जी ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3d की ज्यादा या 4s की ज्यादा, तो आपको सिर्फ कैसे पता लगाना है कि n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितने वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 4, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3d की, दैट इज n+l रूल। कोई अगर पूछ ले तो दैट इज n+l रूल है क्या, तो सर ये एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल है। कोई पूछ ले इनमें से किसी की भी आपके पास एनर्जी पूछ ले तो कैसे फॉलो करना है, n+l रूल। बस समझ में आ गया। अगर किसी के नंबर ज्यादा आ जाए तो उसका सेल देखेंगे, सेल उसका कौन सा है, समझ में आ गया। अगर किसी का नंबर सेम आ जाए तो उसका सेल देखा जाएगा, जो न्यूक्लियस के जल्दी ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी, कंसिडर कर सकते हैं। बताइए, तो इन चीज़ों को पहले अच्छे से समझना है कि आओबो प्रिंसिपल क्या कहता था, तो ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, इसने ये कहा था। अब हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। n+l रूल समझ में आ गया। मैंने क्या कहा है कि अगर किसी का भी एनर्जी यहाँ पर चेक किया जाए, मान लीजिए किसी ने कह दिया 3p और 4s इसकी एनर्जी बताओ, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है, l की वैल्यू कितनी है 1 है, दिख गया। और यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 0, तो दोनों की वैल्यू देखिए 4 आ रही है, राइट। तो अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जिसका नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, अगर हम लोग यहाँ बात करें एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर जो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा हम लोग उसकी एनर्जी आपके पास क्या कह सकते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं। या आप कह सकते हो कि सर अगर आप n+l रूल को टैली कर रहे हो तो यहाँ ये भी देख सकते हो कि सर अगर आपके पास एनर्जी लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने 3d और 4f लिया था, या आपके पास इनकी बात की थी कि जैसे 3d थी तो 3d में आपके पास n की वैल्यू कितनी थी 3, और अगर हम लोग बात करते हैं 4p की तो वहाँ n की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 3d हैव द लोअर एनर्जी देन 4p, कि 3d की आपके पास कम एनर्जी होगी देन किससे 4p से, अगर हमारे पास वैल्यू सेम आ जाती है। तो 3p की अगर बात कर रहे हैं और यहाँ 4s की बात कर रहे हो तो जिसका n की वैल्यू ज़्यादा उसके आपके पास एनर्जी की क्या होगी ज़्यादा रहेगी, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा उसकी आपके पास क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग टैली कर सकते हो कि सर अगर नंबर ऑफ n सेम हो जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू को हम लोग देख के उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास अभी जैसे लिया तो हमारे पास जैसे रखते हैं ना 3d और 4p ले लेते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 + 2, यहाँ पर n की वैल्यू 4 + 1, तो देखिए दोनों की 5 आ रही है, बताइए। तो दोनों की 5 आ रही है तो 3d है द लोअर देन किससे 4p, तो यहाँ पर आपके पास 4p ग्रेटर देन 3d होगा। बस समझ में आ गई, 4p ग्रेटर देन 3d होगा। हम लोग किसको देखेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ
एन्स को, याद रहेगा, नंबर ऑफ किसको देखेंगे, एन को। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चल सकते हो कि सर एन को देख के हम लोग किस तरह से चलेंगे और किस तरह से उसको टैली करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप आगे चलते हो कि सर अगर हम लोग इस आओ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो हम लोग किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं कि आओ प्रिंसिपल आपके पास किस तरह से टैली होगा, किस तरह से हमारे पास यूज होगा। तो ये मेजर कंसेप्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, फिर आपके पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, ठीक है। सर नियॉन के बाद हमारे पास क्या आता है, सोडियम की बात करेंगे, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की बात करेंगे, आपके पास एल्युमिनियम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैं आपके पास जनरली ले रहा था 1 से 30 तक, सबको 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, 1s1, क्योंकि हम लोग पहले किस में आएंगे, जैसे हमने लिखा था ना 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, that is 3d, 4d, 5d, 4f और 5f। ये आपके पास क्या हो जाएगा 6d, दिस इज 7p। तो इसको हम लोग इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो आपको भी इसी को फॉलो करके चलना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 1s, इसमें 2 है तो आपके पास 1s2, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 फिल हो गया। आगे आपके पास इसमें जाएगा 2s1, राइट। फिर आप आगे फिल करते हो, सर आपके पास 4 तो 1s2, 2s2, 5, 1s2, 2s2 एंड दैट 2p1। जो पहले भर जाए उसके बाद अगले वाले में, जो पहले भर जाए उसके बाद अगले वाले में। 6, 1s2, 2s2, 2p2, 6, क्योंकि p में आपके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हमें कितने चाहिए आपके पास 4, तो यहाँ हो गए, 2 चाहिए थे तो 2 हमने भर दिए। 7 आता है तो 1s2, 2s2, 2p3। 8 आता है तो दैट इज 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये नियॉन का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ तो हीलियम का हो गया, ये वाला आपके पास फुल्ली फिल्ड हो गया, यहाँ नियॉन का हो गया। तो यहाँ आपको ना किताब में कई जगह इसकी जगह, जो ये देख रहे हो, इसकी जगह आपके पास हीलियम भी लिखा मिल सकता है। तो वहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि सर यहाँ हीलियम क्यों लिख दिया। तो हीलियम का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ फुलफिल होगी। तो ऐसे यहाँ पर लिख रखा होगा, आपको बुक में ऐसे लिख रखा होगा नियॉन यूँ करके, और यहाँ लिख रखा होगा 3s1, क्योंकि यहाँ तक तो फिल हो गया। और यहाँ से आगे फिल करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या लिखा जाएगा, देखिए आपके पास 1s2, 2s2, 2p6 एंड दैट इज 3s1। तो इसको हमने कंसिडर किया कांस्टेंट के फॉर्म में, इसको नियॉन लिख दिया। तो नियॉन 1s1 यानी आपके 3s1। नीचे लिख रखा होगा मैग्नीशियम के लिए, तो नियॉन ऐसे करके, फिर यहाँ पर 3s2 ऐसे लिख रखा होगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सबसे पहले टैली करके चलने हैं, कि किसी का छूटना नहीं चाहिए। आपको नहीं आता, आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप उसको लिख के देखोगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा ये आ जाएगा सर हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। जैसे देखिए अगर ये तो क्या हो गया, यहाँ तक हो गए। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सर अगर मान लीजिए हम इसके लिए किसके लिए लिखे, क्लोरीन के लिए लिखते हैं। चलिए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, चलिए लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 10 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 12 भर दिए हमने। आगे बढ़िए, हम यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 3p में। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 12, और 17 में से 12 गए, कितने बचे 5, तो 5 हमारे पास किस में जाएंगे, 3p5, दैट इज 5। समझ में आ गया। तो मैंने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था आउबो प्रिंसिपल, एक पढ़ाया था पॉली एक्सक्लूजन। तो आपको याद होगा जब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास 3p में कितने हैं, 5। तो 5 कैसे भरे जाएंगे, ये हमारा मेन रोल था कि सर सिंगल 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 देन एंटी ये होगा। बस समझ में आ गई। तो हमने एक रूल पढ़ लिया कि सर पॉली एक्सक्लूजन क्या कहते थे। हमने 2 पढ़े थे ना, एक पढ़ा था आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ये पढ़ा था, एक पढ़ा था हुन्स रूल। कि सर हुन्स रूल तो हुन्स के अकॉर्डिंग था कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पॉली के अकॉर्डिंग था कि भाई आपके पॉली के अकॉर्डिंग था 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कि ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। और जबकि हुन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, फिर बाद में उसके एंटी में। बस समझ में आ गई।
तो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, चलिए सर हम लोग इसको और छोड़ते हैं, हम लोग लेते हैं 21-22 के एलिमेंट की बात करते हैं, या आयरन की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। जैसे हम लोग चलिए लिखते हैं 21 स्कैनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो कितने हो गए देखो यहाँ से गिनो 18 हो गए ये, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे 3, तो 3 कहाँ भरने आपको, हम कहाँ तक पहुँच गए 3p में पहुँच गए। अब रूल के हिसाब से तो 4s में आना चाहिए, रूल के हिसाब से किस में आना चाहिए 4s में, पर यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या 4s और 3d की एनर्जी देखी जाती है, तो 3 + 2 एंड 4 + 0 एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी इसकी, तो d में आएगा, ये बात ध्यान रखना है आपको, बस ये यहाँ पर मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो 3d, तो दैट इज 3d कितना हो गया आपके पास, अगर हम लोग यहाँ लेके चलते हैं तो 3d लिखेंगे पहले, ध्यान रखना, और भरेंगे इस चीज को पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरेंगे, लिखा पहले जाएगा यहाँ पे, बस समझ में आ गया, क्योंकि s ऑर्बिटल तो अपने आप फिल होगा, क्योंकि 3 अगर इसमें आ गए तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी इनकी, तो ये तो पहले फिल होगा पर लिखा इस तरह से जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप इसको ऐसे लिखे आते हो कि सर मान लीजिए हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अर्गन AR, अगर आप ऐसे लिखे आते हो 3d1 आपको किताब में ऐसे लिखा मिलेगा ना कि आपको ऐसे में लिखा मिलेगा, तो ये आपके पास थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पूछ लेगा कि आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, बस समझ में आ गए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक्चुअल में इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको पहले लिख के चलेंगे, बस समझ में आ गई। तो सिमिलर अगर केस में बस सबके लिए लिखो कि सर अगर आपको सबके लिए लिखना हो कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं स्कैनेडियम के बाद क्या आता है आपके पास, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आपके पास निकल, आपके पास कॉपर एंड जिंक, राइट। तो ये हमारे पास कितने हो गए, तो आपको पता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको आपने लिखा था इस सुंदर तरीके से आर्गन, तो 18 तो हो गए, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले कितने आएगा आपके पास 3d के अंदर, तो 4s तो फिल हो गया, ठीक है। अब 3d में कितने आएंगे, तो हमारे पास देखिए 18 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, कितने हो गए आपके पास 20, कितने बचे 2 बचे, तो 2 आप इसमें फिल करोगे, राइट, 2 आप किसमें फिल करोगे, इसमें फिल करोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते ही आपको पता लग गया कि सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस तरह से फिल हो रहे हैं। आगे देखिए कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो सब जगह मैं अर्गन लिख दूँ, यहाँ पे, यहाँ अर्गन, ये अर्गन, ये अर्गन, ये अर्गन, दिस इज अर्गन, क्योंकि 18 है बार बार लिखना पड़ेगा तो पहले लिख देते हैं, दिस इज अर्गन, दिस इज अर्गन। अब हमारे पास यहाँ क्या है 3d, ठीक है, यहाँ क्या था 4s2, अब कितने बचे 18 और 2 20 बचे 3, तो 3 यहाँ भर दो, ठीक है। अब क्रोमियम को देखना, क्रोमियम का अगर देखते हैं तो 3d, यहाँ पर कितने आते हैं 4s2 और यहाँ आ गया 4 है ये, ठीक है। अगर आप ये लिखे आते हो, ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की, एक तो इस पे थोड़ा मेजर ध्यान रखना, अगर आपने ये लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि भाई आपके पास 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है और 4s की कम होती है, तो ये क्या करेगा, ये इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि अपने आप को स्टेबल, यानी पार्शियली फिल्ड होगा, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू s, बस समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, ये इससे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ये लिखना है। तो ये पूछा जाता है हमारे पेपर में कि क्रोमियम का और आपके पास ऐसे ही सिमिलर कॉपर का, दोनों में डिफरेंस होगा। देखिए आगे देखिए, अगर आप लिखते हो सर 3d और 4s, तो इसमें आपने कितना लिखा था, इसको आप कितना लिखोगे, सिमिलर आपके पास यहाँ तो 5 ही रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इसको फिल करोगे। फिर आगे चलते हो, सर ये तो फिल रहेगा, इसमें कितना आ जाएगा 6, 3d 7, फिर 3d 8, 4s 2, राइट। फिर यहाँ होगा तो यहाँ सिमिलर, अब यहाँ पर कितने होने चाहिए जनरली 10, तो यहाँ पहले क्या होगा 10 होगा और यहाँ 4s 1 होगा, बस समझ में आ गई। फिर 3d 10 और 4s 2, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर के लिए जानी जाती है ड्यू टू एनर्जी लेवल, कि एनर्जी अगर आपके पास चेंज होगी, एनर्जी के थ्रू ये क्या होगा, पहले अपने आप को डी को फिल करेगा, बाद में एस को, तो ये एक्सेप्शनल है, ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। और फिर आप आगे चलते हो कि सर अगर मान लीजिए और कोई केस इससे हट के मिले तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले आपको याद रह जाएंगे, जितने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो सारे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको ईजी रहे। देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूँ
कल को मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ जाए, जैसे आयरन 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आयरन 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है सर आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वही 18 हो गए। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, किताब ऐसे भी लिख लेगी कई बार, आर्गन 18, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता है 3d और 4s2, तो हमें पता है कि अगर हम लोग 26 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो 26 हमारे पास कितने हो गए 18, तो ये हो गए, बस समझ में आ गई। 18 और 2 20 और 6 26। तो अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट वाले को देख के चलेंगे, इनको इसको बस। अब हमारा काम ये है कि हमें इससे तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास देखिए हमें किसका निकालना है, आयरन 3 पॉजिटिव का। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो 2 तो देगा ये, ठीक है 4s, और 1 देगा ये। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आर्गन 3d5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, आर्गन 3d5। बस समझ में आ गई। अगर सिमिलर केस किसके लिए लिखा जाए, आयरन 2 पॉजिटिव के लिए। अब इसमें कितने निकालने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखा जाएगा, आर्गन 3d6। बस समझ में आ गई, आर्गन 3d6। अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ गिनिए, डी में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 और ये छठा। क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो आपके कहोगे सर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस समझ में आ गई, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसमें कितने हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब समझ गए ना, जिनका पेयर नहीं बन रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहे इस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे। एक यहाँ पर होगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रखा होगा n+2, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये थोड़ा सा टैली करके चलना। n क्या होंगे, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बस समझ में आ गई, n क्या होंगे, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो ये वाले जो अनपेयर्ड है 5 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 4 वैल्यू पुट कर दो, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। तो जनरली कई बार ऐसा होता है, इसके लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितने कितने होते हैं। अगर जैसे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है आपके पास, ऐसे मिल सकता है 1.72, आपके पास 2.84, आपके पास 3.92, 4.89, आपके पास 5.92। तो ये जो इनिशियली आपको दिख रहा है ना, यही इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कल को मान लीजिए मैं आपको म्यू की वैल्यू दे दूँ कि म्यू इज इक्वल टू 5.92, तो आपको गणित नहीं निकालना कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखो और अंडर रूट करके एन की वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना, सीधा कह दो कि सर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 5 आएंगे। बस समझ में आ गई। तो पहले आपको क्या करोगे, आप लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई आप लोग जब क्वेश्चंस लिखोगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आज हमारा काम था सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल को फाइंड करना, नोड निकालना। नोड के बाद हमने क्या पढ़ा, n+l रूल पढ़ा और आउवर प्रिंसिपल पढ़ा। कि आउवर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एक्सेप्शनल कौन से हैं, आयनिक के कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ केस आपके पास ये पॉजिटिव है तो लॉस कर रहा था, ध्यान रखना, नेगेटिव होगा तो गेन कर लेगा, बस फर्क ही होगा। कि मान लीजिए मैंने क्लोरीन नेगेटिव लिख दिया तो 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, बस और कुछ नहीं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चलना। ठीक है, तो पहले आप ये करोगे, फिर कल हम लोग इसकी प्रॉब्लम लेते हैं और थोड़ा बहुत जो पीछे का बचा हुआ वो टैली कर लेंगे और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो पहले आप इसको कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।